हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रविन की पाठशाला पे। और आपसे भी जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम नजदीक आ गया है, तो मैं भी एक नया बुक से जो मार्केट का सबसे लेटेस्ट बुक है और अच्छा बुक है, इससे काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस बुक का ये प्रैक्टिस सेट 3 है और इससे पहले हम किरण पब्लिकेशन का मैक्सिमम बहुत सारा सेट प्रैक्टिस के रूप में करा चुके हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट 3 में इस बुक का 21 सेट है, जल्दी ही करा देंगे एग्जाम से पहले, तो बस मेरे साथ आप बने रहिए। तो इस 21 सेट में यह तीसरा सेट है और इसमें मैं आपको कराऊंगा मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको मैथ्स का क्वेश्चन, और मैथ्स का क्वेश्चन जो इस बुक में किसी भी प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है 91 से। तो 91 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला जो मैथमेटिक्स का 10 प्रश्न रहेगा वह इस प्रकार से है। प्रश्न में लिखा गया है कि 12x² और 27y² के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं फॉर्मूला पता है तो बेसिक से बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सबको पता है कि मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वह होता है रूट अंडर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या या पहला अंक गुने दूसरा अंक मल्टीप्लाई के रूप में आपस में लिख देना 12x² इंटू 27x²। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर रूट से बाहर निकलना ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से तोड़ लेंगे कि इसका रूट अंडर आपस में निकल जाए। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3 x² लिख सकते हैं, हम 4 के साथ भी x² को रख सकते थे। और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 9x², सॉरी 9y², सॉरी यहाँ पे y² होना चाहिए, एक तो y में है तो y², ये रूट अंडर में कर दिए। सबको पता है ये जो 4 लिखा गया है इसका मतलब 2 निकलेगा। ये डबल 3 है, इसके बदला में एक सिंगल 3, ये 9 के बदला में एक 3, x² के बदले में x और y² के बदले में y, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 3 18 xy, यानी कि करेक्ट आंसर बोले तो 18xy, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। अब बोलिए कि सर अगर बेसिक से बनाते, अगर हमको ये फॉर्मूला याद ना होता तो कैसे बनाते? तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। पहला संख्या दिया गया है 12x², हमको मध्य अनुपात निकालना है, तो मध्य में एक संख्या मानिए, यहाँ पे x और y दिया गया, तो अपना मन से x y नहीं मान के अब वो a मान लीजिए, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। और आगे दिया गया है 27y², यह सबसे मध्य में है। जो मध्य में रहता है वह क्या होता है? रेशियो में लिखेंगे तो समानुपात के रूप में, रेशियो के रूप में, तो यह डबल हो जाता है। जो मध्य में रहता है वह क्या होता है? डबल हो जाता है। यानी कि a का मान आपको निकालना है, तो दूर वाला को दूर से, नजदीक वाला को नजदीक से मल्टीप्लाई करके आपस में क्या करते हैं? बराबर करते हैं। a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12x² और गुने 27y²। फिर बात तो वही पड़ेगा ना कि a का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर चढ़ा देंगे, और फिर रूट अंडर चढ़ाने के बाद फाइनली यही आंसर आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा इसीलिए रूट चढ़ाया जाता है कि हमेशा कुछ मानेगा उसका स्क्वायर ही बराबर में आएगा। कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है 92 में 2 नल P एवं Q किसी टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। Q कितने अतिरिक्त मिनट बाद टैंक को भर देगा? कितने अतिरिक्त मिनट बाद टैंक को भर देगा? तो करना क्या पड़ेगा? ये P है और ये Q है। P अगर बोले तो P भरता है 12 मिनट में और ये भरता है 15 मिनट में। टंकी का क्षमता इसका LCM होता है 60 लीटर भरेगा यह 12 मिनट में, तो 12 × 5 = 60, यानी कि 5 लीटर पर मिनट भरेगा। यह इसका क्षमता हुआ। 15 × 4 = 60, तो यह 4 लीटर पर मिनट हुआ इसका क्षमता। बोला गया है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा। जब दोनों नल को एक साथ खोलिएगा तो आप सोचिए क्या होगा। दोनों नल को एक साथ खोलने का मतलब हुआ कि P + Q काम करेगा, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर देंगे। तो 3 मिनट बाद जब P को बंद करेंगे उससे पहले तो यह दोनों एक साथ 3 मिनट तक चलेगा।
तो सोचिए कितना काम कर देगा। 1 मिनट का ये 5 लीटर भरता है और ये 4 लीटर भरता है, तो 5 और 4 9 लीटर, और 9 गुने 3 मिनट तक यानी कि 27 लीटर यह पानी इसमें भर देगा। अब 60 लीटर भरना है, जिसमें से 27 लीटर भरा गया है। अब पी को बंद कर दिए, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्यू ही उस टंकी को भरेगा। तो शेष पानी कितना बच जाएगा, शेष, तो शेष बच जाएगा 60 माइनस 27 जब करेंगे, यह कितना आ जाएगा, 10 में 7 गया तो 3, ये बच गया 5 में 2 गया 3, 33 लीटर। और ये 33 लीटर कौन भरेगा, यह 33 लीटर जब पी को बंद कर देंगे तो क्यू भरेगा, यानी क्यू को जो अतिरिक्त समय लगेगा, क्यूज टाइम मतलब क्यू द्वारा लगाया गया समय, तो 33 लीटर यह तो भरेगा ही। और यह कितना के क्षमता से भरेगा, तो क्यू का क्षमता है 4, डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 अठे 32 और 1/4, इतना मिनट लग जाएगा। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन डी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है, प्रश्न में लिखा गया है एक सभागार में सीटों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, टिकट की कीमत में भी 25% की वृद्धि हुई, एकत्रित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए करना क्या है, सिंपल सा प्रश्न है। सीटों की संख्या में 12% का वृद्धि और कमी बोले तो इनिशियल फाइनल तो आपको समझना ही पड़ेगा, मतलब पहले और बाद में, शुरू में और अंत में। 12% वृद्धि, तो 12% का मान कितना हुआ, 12% का मान यदि फ्रैक्शन में बोले तो 12/100 यानी कि 4 × 12, 4 के पारा है 25, यानी कि अब 25 से कितना हो जाएगा 28। यह किसका वैल्यू हुआ, सीटों की संख्या में वृद्धि। टिकट भी ज्यादा बिक रहा है, जब सीट की संख्या में वृद्धि होगा तो टिकट भी अधिक बिकेगा, बैठेगा अधिक आदमी। तो टिकट की संख्या में वृद्धि कितना हुआ, 25% के, इसका मतलब डियर होता है 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि पहले 4 तो अब हो जाएगा 5। अब यहां पे देखिएगा राजस्व का क्या मतलब होता है, तो राजस्व का मतलब होता है पैसा। देखिए यहां पे पहले टिकट की सीटों की संख्या बोले तो 25 से 28 हो गया, पहले 25 सीट था अब 28 सीट। टिकट की कीमत में 25% का वृद्धि, कीमत भी इसका बढ़ गया, मतलब पहले 4 था तो अब 5 रुपया हो गया, ऐसा समझिए। तो पहले 25 सीट था, 4 रुपये टिकट था, तो रेवेन्यू कितना था 100 रुपया का। अब 28 सीट हो गया और 5 रुपया टिकट का दाम है, तो 140 का रेवेन्यू आएगा। कितना बढ़ गया, तो 100 पे 40 बढ़ गया, तो 100 पे जितना बढ़ता कमता है वो उतना ही परसेंट कहलाता है। तो 100 पे 40 बढ़ गया यानी कि 40% का वृद्धि हो गया। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या लिखा गया है प्रश्न में, किसी 10 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, ये गुना का चिन्ह है, एक्स मत समझिएगा, गुने 2 सेंटीमीटर आयाम के आयताकार लकड़ी के टुकड़े से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु को काटा जाता है। व्यर्थ होने वाली लकड़ी का प्रतिशत। ये 10 गुने 5 गुने 2 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ है, घना भी होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो इसमें से एक शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आकार दूसरा होगा। तो जब शंकु काटेगा तो कुछ ना कुछ इसमें लकड़ी बच जाएगा, वो व्यर्थ चला जाएगा। तो कितना % व्यर्थ चला गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि घनाभ का आयतन निकालिए। पहले जो लकड़ी है वह किस टाइप का है, घनाभ टाइप का, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का वॉल्यूम निकालेंगे। तो घनाभ का वॉल्यूम होता है L गुने B गुने H। तो शुरुआत में इस लकड़ी का आयतन था 10 गुने 5 गुने 2, यानी कि बोले तो कितना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे 100 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हुआ क्या कि जब हम इसको बना देंगे शंकु, तो शंकु का जो आयतन होता है वह क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान बोले तो 22/7। यहाँ पे r का मान देखिए, टुकड़े से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 3 सेंटीमीटर आधार, यानी कि आधार की त्रिज्या, यानी कि रेडियस हो गया 3, तो 3 गुने 3, और ऊंचाई की बात करें तो 7। इसको जब आप हल करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 22 से कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब पहले था 100 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसमें से काट के हम बना दिए शंकु, तो यह हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना का कमी हुआ, 100 में से 66 घटाइएगा तो 34 का कमी हुआ।
तो 100 में जितना का कमी उतना ही परसेंट। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है निरंतर युग्म संख्याओं का औसत 36 है, छठे और दूसरे संख्याओं का योग। अच्छा, औसत 36 बोला है और 7 संख्या है। ये 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या। 7 संख्या का औसत 36 है और लगातार, इसका मतलब हुआ जो औसत होता है वह बीचों बीच होता है। तो 7 में बीचों बीच कौन होगा? ये होगा, तो ये हो गया 36। इससे पहले बोले तो निरंतर है तो एक एक कम जाएगा, निरंतर है तो एक एक कम जाएगा, एक एक आगे बढ़ जाएगा। बोला है कि छठा और दूसरे संख्याओं का योग, ये दूसरा संख्या ये हुआ, छठा संख्या ये हुआ, ये दोनों को आपस में जोड़िएगा, 30 और 30 60, 8 4 12 72। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन सी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? तो प्रश्न में लिखा गया यदि 5 10 क्यू बराबर 4 है तो इतना का मान निकालिए। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है, 10 क्यू नहीं बल्कि 10 थीटा होना चाहिए। तो 5 10 थीटा बराबर 4 है, तो यहां से आप फाइनली बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। ये 5 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। 5 साइन थीटा है, तो आप कॉमन सा ये साइन से लगाइए, कॉमन साइन से बोले, सॉरी सेंस, कॉमन सेंस। ये साइन, ये मेरा दोस्त है को जो हमेशा सेंस को साइंस ही बोलता है, या साइन थीटा को साइंस थीटा बोलता है वो। तो ये साइन थीटा है। अब साइन थीटा को हमको tan थीटा बनाना है। सबको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? सबको पता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा होता है। तो ये साइन थीटा पहले से अगर हम ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दे, इसमें भी cos से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी cos से डिवाइड करेंगे, इसमें भी cos से डिवाइड करेंगे और इसमें भी cos से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास क्या बचेगा? 5 tan थीटा। तो आपके पास बचेगा 5 tan थीटा माइनस cos से cos कट जाएगा तो 3, वही बात नीचा प्लस में प्लस, ये बच जाएगा। अब इसके बाद क्या कीजिएगा? तो इसके बाद देखिएगा, तो tan थीटा का मान यहां पर रख देना पड़ेगा। अब tan थीटा का मान 4/5 है, तो यहां पे अगर आप गुने 4/5 करते तो सोचिए ये 5 से 5 गए, और यहां भी 4/5 करते तो 5 से 5 गए, यानी फाइनली 4 में से 3 घटेगा तो 1, और 4 और 3 हो जाएगा 7। दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो 1/7 करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? प्रश्न में लिखा गया है एक नाव 36 मील धारा के साथ तय करने में तथा उसी दूरी को धारा के विपरीत तय करने से 90 मिनट कम समय लेता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 मील प्रति घंटा है तो धारा की चाल बताना है। अब देखिए यहाँ पे जब धारा में या गंगा में, नदी में नाव चलता है, उस टाइम ना कभी भी नाव का स्पीड अधिक होना चाहिए, और नाव का ही स्पीड ज्यादा होता है, और मान के भी नाव का स्पीड नहीं ज्यादा चलना है। तभी तो आप गंगा में अगर अपने नाव को उतारेगा या नदी में, तो धारा की चाल से अधिक आपका स्पीड है नाव की चाल, तभी तो आप नदी को इस पार से उस पार कर पाइएगा, अन्यथा फंसा हुआ रह जाइएगा। तो यहाँ पे क्या है कि धारा, नाव की चाल दिया गया है। नाव की चाल क्या है? नाव की चाल 10, मील को हम नहीं लिखते हैं, रहने देते हैं, 10 मील पर आवर, एम पर आवर लिख सकते हैं, कि मीटर पर आवर मत समझिएगा। और यहाँ पे धारा की चाल बताना है, तो धारा बराबर हम क्या मान ले तो x। सबको पता है कि नाव की चाल ज्यादा होता है, यानी कि 10 जो होगा ग्रेटर देन होगा x से, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। अब देखिए 36 मील धारा के साथ जाना है। अब धारा के साथ जब चलिएगा तो आपका भी चाल और धारा के चाल दोनों जुड़ जाएगा, तो वहां पे चाल अधिक हो जाएगा। और जब उधर से धारा के विपरीत लौटिएगा तो आपके चाल में से धारा के चाल माइनस हो जाएगा, तो उधर से आने में समय अधिक लगेगा। आप खुद सोचिए ना कि नदी बह रहा है, नदी ऐसे बह रहा है पानी,
अगर आप अपने नाव को ऐसे लेकर जाएंगे तो बहुत फास्ट चलेंगे, अगर उधर से आपको नाव को इधर की ओर लाना है तो बहुत स्लो आएंगे, तो उधर से इधर आने में काफी समय लगेगा। यानी कि 90 मिनट अधिक समय लगने का मतलब हुआ कि उधर से आने वाला समय में से हम इधर से जाने वाला समय माइनस करेंगे तो 90 मिनट ज्यादा। तो जब लौटेगा तो धारा के विपरीत दिशा में लौटेगा, क्योंकि जा रहा है धारा के साथ। तो सबको पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। कितना किलोमीटर गया? 36 मील गया, सॉरी किलोमीटर नहीं मील, 36 मील गया है, तो 36 डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस बटा में क्या, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो चाल जब उधर से आएगा तो विपरीत में 10 में से x घटा दीजिएगा और माइनस यही दूरी धारा के साथ, तो 90 मिनट अधिक। ये किलोमीटर प्रति सॉरी मील प्रति घंटा है, तो यहाँ पे मिनट को भी घंटा में ही कन्वर्ट करके लिखिएगा। तो मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 90/60 कर देते हैं। जैसे 90/60 कीजिएगा 30 से 90 30 दूना 60, ये इतना आ जाएगा। अब यहां से आप बना सकते हैं आगे खुद से एलसीएम लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके, तब एक्स का मान आप निकाल पाइएगा। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा बिल्कुल इजी तरीका है। आपको करना क्या है कि ऑप्शन चूज करके देखना है। सपोज यदि आप ऑप्शन ए ले लिए, अगर आप ऑप्शन ए लेते हैं तो 10 में से 2 गया तो 8, यानी कि यहाँ पे 36/8 हुआ, माइनस ये 36 कितना हो जाएगा 10 और 2 12, ये काटिएगा तो 4 9 36 4 2 8, ये हो गया 9/2 माइनस 12 3 36 3। क्या इसको घटाने पर 3/2 दे सकता है क्या? तो 2 3 6, 9 में से 6 गया तो 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे बराबर 3/2 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो धारा की चाल है वो 2 मील प्रति घंटा है। आगे अगर किसी को भी रखेंगे तो इस समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए परफेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन ए। अगर नहीं है तो आगे भी चेक करते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यहाँ पे बना सकते बेसिक से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा द्विघात समीकरण, वहां से x का मान निकाल लीजिए। चलिए तो अब देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है, 2 sin q प्लस sin q बटे cos 2q प्लस cos q प्लस 1। अब ये प्रश्न बनाने के लिए आपको 2 फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, वो आपको याद होना चाहिए, जो कि 11th क्लास में पढ़ना है। वो फॉर्मूला क्या होता है? तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पे 2 थीटा भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है, 2q भी हो सकता है, एंगल का मान कुछ भी हो सकता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन 2q लिखा हुआ है तो q ही लिखिए। साइन 2q बराबर होता है 2 sin q इंटू कॉस q, ये होता है फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आपको cos 2 थीटा यानी कि cos 2q का मान याद रखना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर q माइनस 1, ये होता है। अब इसको आप रख दीजिए फॉर्मूला और बन जाएगा। साइन 2q के जगह पे आपको रखना पड़ेगा 2 sin q इंटू कॉस q, ठीक है। अब प्लस में ये साइन q तो पहले से है, डिवाइड करेंगे, cos 2q के बदले में आप लिखेंगे क्या, 2 cos स्क्वायर q माइनस 1 और प्लस cos q प्लस 1। अब यहां से सबसे बड़ी बात है कॉमन लेना। अब यहां से कॉमन लीजिएगा तो कॉमन में साइन यहां भी है और साइन यहां भी है, तो साइन आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। जैसे साइन q कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा 2 cos q माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस ये 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। डिवाइड, ये -1 से प्लस 1 गायब हो जाएगा। यहाँ पे cos q आप क्या ले लीजिए कॉमन, जब cos q कॉमन ले लीजिएगा तो ये बच जाएगा 2 cos q और ये बच जाएगा प्लस 1, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। साइन q बटे cos q बोले तो tan q मतलब tan थीटा। यहाँ पे या तो यहाँ पे थीटा रहता तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा एंगल में दिक्कत है, तो ये tan थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं समझे, बस 2 फॉर्मूला का यूज था यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 में क्या लिखा गया है, एक वर्ग की भुजा पर बनी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के विकर्ण पर बनी
समबाहु के त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनेगा बहुत आसान तरीका से। किस प्रकार से बनेगा देखिए, एक वर्ग की भुजा है तो एक वर्ग बनाइए, एक वर्ग बना लीजिए जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर। इसका भुजा के मान नहीं दिया गया तो अपना मर्जी से कुछ भी आप मान सकते हैं। सपोज दैट कि इसका मान ए मान लेते तो सबका सब क्या होगा, ए होगा। अब ये सबका सब ए हो जाएगा तो एक वर्ग की भुजा पर बनी समबाहु त्रिभुज, तो ये वर्ग की भुजा पर अगर एक आप समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि इसका मान ए है, समबाहु त्रिभुज है तो यह भी ए होगा और यह भी ए होगा। उसके बाद वर्ग के विकर्ण पर बनी समबाहु त्रिभुज, मतलब एक वर्ग का विकर्ण भी है और वर्ग के विकर्ण पे भी एक समबाहु त्रिभुज बनता है। सबको पता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा होता है, यानी कि √2 ये हो जाएगा, ये इसका विकर्ण। और इस पर कोई समबाहु त्रिभुज बनाइएगा, ये समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और ये √2a है तो ये भी √2a हो जाएगा और ये भी √2a हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 भुजा के होल स्क्वायर। यहाँ पे भुजा ए है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा के होल स्क्वायर, और इसका अनुपात √3/4 इंटू ये त्रिभुज का भुजा क्या है √2a, तो √2a का होल स्क्वायर, तो √2a का होल स्क्वायर। अब यहां से अनुपात आप निकाल सकते हैं चुटकी में। कैसे निकालिएगा, √3/4 दोनों में तो कट जाएगा। जब ये दोनों में है कट गया तो यहाँ पे बचा a² और यहाँ पे इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो यह बच जाएगा 2a²। यहाँ पे a² से a² कट जाएगा, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 2, यानी कि 1:2। तो करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। धोली रे, हाँ अब देखिए डियर, प्रश्न संख्या 100 यानी कि लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न में क्या लिखा गया है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचना है, यानी कि यहाँ पे एमआरपी आपको पता नहीं है, एमआरपी पता नहीं है तो इसको आप क्या मान लीजिएगा, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचना है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वह एमआरपी का क्या होगा, एमआरपी का 2/5। यहां से आप सिंपल अगर देखिए एमआरपी का मान 5 मान लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एमआरपी 5 मान लीजिए, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस 2 आ जाएगा। जब सेलिंग प्राइस 2 हो गया, पूछा कि 25% के हानि पर, यानी कि लॉस बोले तो 25% का लग रहा है, तो वस्तु के अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी और क्रय मूल्य का अनुपात यानी कि सीपी का अनुपात, तो यहाँ पे सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी बराबर क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस आपको दिया गया आ गया है, निकाल के जो भी आप माने उसके अनुसार से 2 आ गया है तो 2 लिखिए। और ये जो 2 है यह क्या है, 25% लॉस होने के बाद है, यानी कि 75% का वैल्यू है। और सीपी जो होगा अपने आप में 100%, तो यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालिएगा। जब इसको कटिंग कुटिंग कीजिएगा तो 25 के पारा में 4, 25 के पारा में 3, यानी कि 4 दूना 8/3, ये हो गया इसका सीपी। काटिए नहीं, दशमलव मत लिखिए। एमआरपी बोले तो यहाँ पे 5 है, सीपी बोले तो यहाँ पे 8/3 है। ये बटा में से 3 हटाने के लिए 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो यह 15 बटा में कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल तो 8, यानी कि एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वह 15 अनुपात कितना होगा, 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से डी। तो उम्मीद है कि मैथमेटिक्स का टोटल प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। तो अब चलते हैं डियर हिंदी की तरफ, और हिंदी से फिर बढ़ेंगे इंग्लिश की तरफ और क्लास हो जाएगा आपका खत्म। और बाकी कुछ प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए बुक को लेकर के, ठीक ना। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा उम्मीद रहेगा। और इधर उधर कोई भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। दलाल को आप 5,000, 10,000, 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अगर बुक खरीदने के लिए तैयार नहीं तो सोचिए कि आप अपने जिंदगी को नर्क में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेटिंग से आपका नौकरी नहीं होता है। फाइनली मेरिट तो आपकी कॉपी पे होना ही चाहिए, प्रश्न तो बना हुआ होना ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। विश्वास है तो आप देकर भी देखिएगा, लेकिन आपका मर्जी। प्रश्न संख्या 71 में क्या कहता है,
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, जिसको हम भाव मतलब भाव में परख नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं, तो मिठाई, लड़ाई, चतुराई, उतराई। ये चतुराई, उतराई, लड़ाई, इसको हम भाव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन मिठाई को हम फील नहीं कर सकते हैं। जब तक नहीं खाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा मिठाई की तीखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी का ये सब तो आप कर लेंगे, आप इतना फास्ट हैं, थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत है बस। राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है? तो इस वाक्य में ने जो है कर्ता कारक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कर्ता ने होता है ना, आप सभी को पता है कि कर्ता ने होता है, यानी कि कर्ता कारक का चिन्ह है। करेक्ट आंसर कर्ता, लेकिन इसका ऑप्शन अगले पेज में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 में क्या लिखा गया है? तो प्रश्न संख्या 73 में लिखा गया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? तो इस प्रश्न में उड़ रही क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ, और 74 ये रहा आपके सामने। 74 में यह दिया गया है कि नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो कुछ न जानता हो। जो कुछ नहीं जानता उसको हम क्या बोलते हैं? अज्ञा। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, या विज्ञ लिखा हुआ है, सॉरी वो गलत है। विज्ञ मतलब जो जानता हो, और ज्ञानी मतलब जो बहुत कुछ जानता हो, और अज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता हो। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न डेढ़ ये रहा आपके सामने है। क्या लिखा गया है प्रश्न में? तो प्रश्न में लिखा गया है छंद का समानार्थी शब्द बताइए। छंद, छंद का दूसरा अर्थ बोले तो उसको हम पद बोल सकते हैं, टर्म। इंग्लिश में बोले तो टर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न 76 ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 3-13 करना, मृत्यु को प्राप्त करना, गलत आंसर। चुपचाप भाग जाना, गलत आंसर। खुशामद करना, गलत आंसर। इधर उधर करना, ये हो गया। 3-13, अगर आपके घर कोई जाए, बोले कि चलो मार्केट थोड़ा काम है, और आप 3-13 करने लगे, इधर उधर आते हैं, उधर से थोड़ा इधर से आते हैं, ये काम कर लेते हैं, थोड़ा रुको ना, 5 मिनट और रुको, नहा लेते हैं, बाबू को नहा ले देते हैं। अरे बहुत रंग बिरंगे काम। अरे अब तो लेट हो गया, बारिश आ गया, धूप है, बाइक ठीक नहीं है, मुझे अलग जाना है। मतलब 3-13 आप कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो 3-13 करना का मतलब इधर उधर करना। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 77 में क्या लिखा गया है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश दर्जी कपड़े हैं, तो यहाँ दर्जी है तो धोता कभी नहीं होगा, धुनता भी नहीं होगा, भुनता भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर बोले तो सिलता होगा। भले इस वाक्य में गलत हो, लेकिन यहाँ पे आप पकड़ लीजिएगा कि सिलता इसमें भरेगा। तो यहाँ पे सिलता दर्जी कपड़ा, ये तो गलत वाक्य है। यहाँ पे होना चाहिए कि कपड़ा दर्जी और डैश है, तब यहाँ पे आप सिलता भर देते तो ये परफेक्ट एक वर्ड सेंटेंस बनता, लेकिन फिर भी यही आएगा। करेक्ट आंसर भी, ठीक ना। इतना तो आपके पास नॉलेज है, पकड़ ही लेंगे। अगला प्रश्न 78 ये रहा आपके सामने। 78 में क्या दिया गया है? सही वर्तने वाले शब्द का चयन करिए। स्वादिष्ट, कौन सा स्वादिष्ट सही लिखा हुआ है? कितना बार आप समोसा लिट्टी के दुकान पे गए होंगे, मिठाई की दुकान पे लगातार जाते होंगे, हमेशा पोस्टर आपको पढ़ना चाहिए, वहां से आपको 1 नंबर मिल सकता है। जब आपसे पूछ दिया जाएगा ना कि स्वादिष्ट कौन सा सही लिखा गया है, तो आपको करेक्ट आंसर मानना पड़ेगा ऑप्शन बी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वादिष्ट। ये पढ़ेंगे तो ही जानेंगे, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न 79 में ये लिखा गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत जैसा सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? यहां पे बताना है कि कोई त्रुटि है। देखिए, भारत जैसा सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। तो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, भारत जैसा नहीं होना चाहिए, भारत जैसी होना चाहिए। क्योंकि भारत हम लोग माता बोलते हैं, हम लोग अपने देश को स्त्रीलिंग मानते हैं, तो भारत जैसा नहीं बल्कि भारत जैसी होना चाहिए। करेक्ट आंसर बोले तो
ऑप्शन क्या, ए, ठीक ना। देश का नाम स्त्रीलिंग में आता है। और लास्ट प्रश्न हिंदी का ये रहा आपके सामने, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो सेवा सदन जो है वह प्रेमचंद्र का उपन्यास है। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आपका हिंदी का परफेक्ट सवाल, परफेक्ट जवाब। अब आते हैं इंग्लिश की तरफ, ठीक है। इंग्लिश में लिखा गया है 81 में, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। वी ऑल हैव डैश द विडो गर्ल। विडो का मतलब है विधवा। तो वी ऑल हैव सिंपैथी एट, ना सिंपैथी फॉर, सिंपैथी विद, सिंपैथी ऑफ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए सिंपैथी फॉर, सहानुभूति, उसके लिए सहानुभूति, यानी करेक्ट आंसर सिंपैथी फॉर होगा। सिंपैथी ऑफ नहीं, सिंपैथी विद नहीं, सिंपैथी एट नहीं, सिंपैथी फॉर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किसी के लिए तो सिंपैथी फॉर लगेगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 82। 82 में क्या लिखा गया है? और ऐसे भी हम इंग्लिश के कोई प्रोफेसर नहीं है, बस आप लोगों के प्यार की वजह से हम कंप्लीट करा दे रहे हैं जो मुझसे संभव है थोड़ा बहुत। बाकी हम मैथ्स और रीजनिंग का प्रोफेसर है बस। ऐसे तो हम नहीं कर रहे हैं अपने आप को प्रोफेसर, लेकिन ऐसा आप लोगों ने मुझे माना है कि हाँ सर आप बहुत बेटर पढ़ाते हैं, तो सोचे कि मैथ के साथ साथ हिंदी इंग्लिश को भी लेकर आ जाते हैं। जो आपका कुछ भी तो रिवीजन हो जाएगा ना बढ़िया तरीका से, कुछ तो प्रश्न आ ही जाएगा। तो नेक्स्ट, और आएगा ही आएगा, नहीं तो जगह कहाँ, बुक से ही तो आएगा। लिखा गया है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। द कैट एंड द डॉग हैव ए डैश इनेमी इन द रैट। सेम, कॉमन या म्यूचुअल या सिमिलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेम नहीं होगा, कॉमन इनेमी इन द रैट। मतलब या तो कुत्ता बोले या बिल्ली बोले, चूहा का दोनों सामान्य, कॉमन मतलब सामान्य दुश्मन है। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका भी सही जवाब। नेक्स्ट, अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न लिखा गया 83 में, लिखा गया चूज द सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड डेटर। ये जो डेटर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रोक कर रखना, रोक कर रखना या रोकना या रोकथाम करना, यही होता है। इसका सिनोनिम्स बोले तो इसका करेक्ट आंसर होता है हाइंडर। और हाइंडर का भी मतलब होता है रोकना या बाधा डालना। इसका ही मतलब क्या होता है, रोकना या बाधा डालना। बाकी जो डिफर लिखा गया है, डिफर का मतलब होता है अलग होना, और ये नेग्लेक्ट का मतलब सबको पता है अनादर करना होता है, और डिसअप्रूव का मतलब होता है अस्वीकृत करना। तो करेक्ट आंसर बोले तो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे तो आपको कमांड होना ही चाहिए, तभी तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड गिउल। ये गिउल का मतलब क्या होता है? तो गिउल का मतलब होता है छल। ये गिउल का मतलब छल, जैसे आपके साथ कोई छल और कपट कर देता है। जैसे बोलता है कि हम जा रहे हैं मार्केट बगल का, और वो चला जाता है पटना। फिर बोलते हैं कि आप इतना लेट आए मार्केट से, बोलता है कि बहुत लेट हो गया था, थोड़ा 2 आदमी मिल गया था। तो आप उसके आपके साथ वो छल हो गया, क्योंकि वो सोचा हुआ कि अगर हम बोलेंगे कि हम जा रहे हैं पटना तो मेरे साथ ये चल देगा, तो मेरा भी खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो आपको मार्केट बोला, पटना चला गया। तो ये छल होता है। और इसका बोले तो सिनोनिम्स, तो छल का जो सिनोनिम्स होगा ये डिसीव भी होता है। डिसीव मतलब धोखा देना होता है, छल करना, और डिसीव का ही डिसीव से ही बना है डिसिट। तो करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 85 में लिखा गया है चूज द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है मनी धनी, असमृद्ध। तो इसका अगर उल्टा बोले तो हमें नहीं लगता है कि इसका अगर हिंदी आप जान गए कि मनी धनी असमृद्ध होता है, तो इसका उल्टा तो आप चुटकी में कर पाएंगे, पुअर कर लेंगे। अब इस सब का हिंदी तो आपको पता है कि वेल्दी का मतलब असमृद्ध होता है, ड्रॉपिंग मतलब ड्रॉप करना है किसी को, यानी कि लटकाना, छोड़ना भी होता है, लटकाना भी होता है। तो ये सब तो हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये गरीब हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 में लिखा गया है कि 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम्स फ्रेज इन बोल्ड एंड अंडरलाइन। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स या फ्रेज। ये तो याद करने वाली बात है। एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सब याद करने वाली बात है, पढ़िए, थोड़ा बहुत माइंड में रखिए भी। अगला प्रश्न है 87, लिखा गया है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
बके, बक्की, बुकी, बकीट, बॉकेट्स। तो जब तक आप वर्ड मीनिंग कभी नहीं पढ़ेंगे जिंदगी में ये सब, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये जो बकेट्स होता है, बकेट्स, इसका मतलब होता है गुलदस्ता, और करेक्ट ऑप्शन में लिखा गया ऑप्शन डी में। इसका मतलब होता है गुलदस्ता, फूल की गुच्छा, यही सब होता है, ठीक ना। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन डी। बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। 88 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ व्हिच ओनली वन वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें भी लिखा गया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चारों में से एक सही है। तो चारों में से एक सही है, वही बात पढ़ेंगे तो पता रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही होता है, रेजुवेनेशन। इसका मतलब होता है जीर्णोद्धार करना। जीर्णोद्धार करने का मतलब होता है किसी मरी हुई चीज को वापस नया कर देना। जैसे कोई कुआं होता है, कुआं में पानी नहीं रहता है, कचरा रहता है, सरकार की तरफ से आता है फंड, इसको जीर्णोद्धार करवाना है, इसको मतलब मरम्मत, तंदुरुस्त करवा देना है, उसको बोलते हैं जीर्णोद्धार कराना। पंचायत भवन हो गया, स्कूल हो गया ना, ये सब, पुस्तकालय हो गया, लाइब्रेरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और बाकी बचता है एक 89 और 90। तो 89 में जो प्रश्न आ रहा है वह इस प्रकार से आ रहा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वाइस वर्सा एज द केस में बी। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेंस, ये ग्रामेटिकल है, इसको आप खुद करके देखेंगे, ठीक ना। आपको नियम याद होगा तो आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ये आपका शेड्यूल है, आप चाहे तो बना करके आंसर कमेंट में दे सकते हैं। और एक ट्रांसलेशन है जो आप सभी को तो ट्रांसलेशन पता होना ही चाहिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 1 नंबर तो आपका फिक्स है। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन पूछा जाएगा तो आपको ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए। लिखा गया है कि आप 2005 से यहाँ रह रहे हैं। हैज यू बीन लिविंग हियर सिंस 2005, गलत। हैज यू नहीं बल्कि हैव यू होगा। हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर 2005, ये भी गलत है। 2005 है तो 4 नहीं, सिंस लगता है। सिंस लगता है जब साल की चर्चा करें परफेक्ट तो सिंस लगता है। तो सिंस वाला तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हैज लगा था। 4 वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंस लगना चाहिए था। हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस 2015, ये सही है। हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस 2015। और यहाँ पे गलत इसलिए कि हैव यू बी नहीं होता है, हैव यू बीन होता है। तो करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से इंग्लिश का अंत होता है। मैथमेटिक्स तो आपको करा ही दिया है। तो डियर आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। लगातार आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आपके एग्जाम के डेट से पहले मैं टोटल का टोटल प्रैक्टिस सेट खत्म कर दूंगा। तो घबराइएगा नहीं, ये सारे वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा और आप रिकॉर्डिंग वीडियो के सेशन में जाकर के आप देख सकते हैं यदि आपका कभी भी ये छूट जाए तो। मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए।